वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अकाउंटिंग फॉर फाइनेंस एंड सर्विस का जो पेपर होने वाला है एमएस यूनिवर्सिटी में, जो बेस्ड ऑन एमसीक्यूज है। तो हमारे पास टोटल 4 यूनिट उसमें कवर होने वाले हैं, बट जो 4 यूनिट है उसको कैसे हम रिवाइज करें ताकि हमारे एमसीक्यूज जो एग्जाम है वो टॉप लेवल पे चली जाए और जो मैक्सिमम रिजल्ट हमको चाहिए वो रिजल्ट हम अचीव कर पाए। तो वन बाय वन मैं आपको एक एक पॉइंट समझाता हूं कि कैसे आपको उसकी प्रिपरेशन करनी रहेगी, बट एट लास्ट वो भी बता दूंगा कि कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिसमें से एमसीक्यू मिलने वाले हैं वो कंफर्म है। तो स्टार्ट कर दे वन बाय वन। फर्स्ट यूनिट नंबर 1 में से इंट्रोडक्शन देख लो। यहाँ पे इंट्रोडक्शन किसके रिगार्डिंग है? तो कि जो हमारा सब्जेक्ट है उसी के रिगार्डिंग, दैट मीन्स सर्विस के रिलेटेड। सर्विस में जो अलग अलग स्कीम लॉन्च की थी गवर्नमेंट ने, 2-3 स्कीम का नाम है अपने पास, तो वो स्कीम का नाम आप याद रख लो। यहाँ पे कौन सी साल में हुआ था लॉन्च वो एक बार देख लेना। देन आफ्टर गुड्स और सर्विस के बीच में एक डिफरेंस देख लेना, क्या क्या डिफरेंस है, किसको हम गुड्स बोलते हैं क्या और किसको सर्विस बोलते हैं। सिंपल थिंग्स में बात करें तो गुड्स चलो हम देख सकते हैं, उसको टच भी कर सकते हैं, बट सर्विस इनटेंजिबल है हमारे लिए। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग डिफरेंस है, वो डिफरेंस एक बार रिफर कर लेना। देन आफ्टर कंप्लीटेड एंड प्रोपोर्शनेट सर्विस। कंप्लीटेड और प्रोपोर्शनेट सर्विस मतलब मैंने किसी को काम पे रखा हुआ है, बट अगर वो काम पूरा हुआ तो ही मैं पेमेंट करूंगा, उसको बोलूंगा मैं कंप्लीटेड सर्विस कॉन्ट्रैक्ट। बट कभी कभी कुछ रीजन की वजह से अगर वो काम बीच में ही छोड़ के चला जाए फिर भी मेरे को पेमेंट करना रहेगा, तो उसको मैं बोलूंगा प्रोपोर्शनेट सर्विस कॉन्ट्रैक्ट मेथड। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान में रखना होगा, अलग अलग सर्विस की लिस्ट समझ लो, इसकी डेफिनेशन क्या बोलती है, उसके हिसाब से आपको एमसीक्यूज कैसे आएंगे। पर्टिकुलर किसी सर्विस का नाम दिया होगा और पूछेंगी कि क्या वो कंप्लीटेड सर्विस में आ रहा है या फिर प्रोपोर्शनेट सर्विस में आ रहा है। देन आफ्टर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्विस भी एक बार रिफर कर लेना। इतना प्रीफर करोगे तो आपका इंट्रोडक्शन का काम फिनिश हो जाएगा। सेकेंड चैप्टर पे जब हम आते हैं तो वहां पे हमको रिगार्डिंग हॉस्पिटैलिटी के लिए अकाउंट कैसे प्रिपेयर करते हैं। अगर मैं कहीं 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार होटल में जा रहा हूं तो वहां पे कैसे अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है, उसके रिगार्डिंग आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो हॉस्पिटैलिटी में सबसे पहले डिफरेंट डिपार्टमेंट, कौन से अलग अलग डिपार्टमेंट है आपके लिए। फॉर एग्जाम्पल हो सकता है रूम है, स्विमिंग पूल है, गेम जोन है, अलग अलग बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। बट हॉस्पिटल में हमारे पास टोटल 5 डिपार्टमेंट है। तो कौन से 5 डिपार्टमेंट है, उसमें क्या इनकम और क्या एक्सपेंस हो रहे हैं वो एक बार रेफर कर लेना। और बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑपरेटिंग रेशियो। यस, वन मोर थिंग मैं यहाँ पे ऐड करना भूल गया, तो कि होटल कॉस्ट शीट एक बार इंपॉर्टेंट देख लेना। होटल कॉस्ट शीट मींस अलग अलग आपके पास एक्सपेंस है, कुछ ओवरहेड भी ऐड करना है, प्रॉफिट भी ऐड करना है, लास्ट एल्स, तो उसके ऊपर से आपको एमसीक्यूज आ सकते हैं। तो होटल कॉस्ट शीट एक बार इंपॉर्टेंट रिफर कर लेना। देन आफ्टर यूनिट नंबर 2 में क्या करना रहेगा, यहाँ पे अलग अलग 4 चैप्टर में डिवाइड किया है, बट आपको इजीली अंडरस्टैंड हो इसलिए मैं यहाँ पे 2 ही टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ। फर्स्ट रिगार्डिंग हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज के रिगार्डिंग, तो उसमें कौन सी इनकम और कौन से एक्सपेंस हो रहे हैं। यहाँ पे भी आपको क्या करना है, तो कि अलग अलग डिपार्टमेंट का नाम याद रख लेना है। फर्स्ट ऑफ ऑल इन पेशेंट डिपार्टमेंट है, दैट मींस आईपीडी, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट है, ओपीडी, रेडियोलॉजी है, पैथोलॉजी है, फार्मेसी, एट लास्ट हॉस्पिटल में अदर इनकम भी होती है। तो कौन सी हमारे पास आईपीडी में कैलकुलेट होगी, कौन सी ओपीडी, रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी, फार्मेसी में क्या कैलकुलेट होगा, वो एक बार इंपॉर्टेंट रिफर कर लेना आप लोग। देन आफ्टर थियरी में बात करें, उसी चैप्टर की थियरी में, तो आपको क्या करना रहेगा, एक तो कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट देख लेना होगा, अलग अलग डिपार्टमेंट, और एट लास्ट ऑपरेटिंग रेशियो एक बार उसके भी देख लेना। अलग अलग 4 टाइप के रेशियो अवेलेबल है यहाँ पे, जो हॉस्पिटल की इफिशियंसी है, रेवेन्यू पर पेशेंट कैसे फाइंड आउट किया जाता है, उसके रिगार्डिंग हमको यहाँ पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है। रियल एस्टेट में जब भी मैं कोई पर्टिकुलर वर्क, दैट मीन्स कंस्ट्रक्शन का वर्क में हूँ, तो कंस्ट्रक्शन का जो वर्क मैं कर रहा हूँ उसमें कौन सी कॉस्ट मेरी इंक्लूड होगी। तो इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव, क्या इंक्लूड हो रहा है क्या इंक्लूड नहीं हो रहा है, उसका एक बार लिस्ट वेरीफाई कर लेना। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट कैसे प्रिपेयर करते हैं, डेबिट साइड पे कौन सी आइटम लिखते हैं, क्रेडिट साइड पे कौन सी आइटम लिखते हैं। इंपॉर्टेंट वाला पोर्शन
नोशनल प्रॉफिट किसे कहते हैं, नोशनल प्रॉफिट की पूरी एक बार थियरी रिफर कर लेना। और नोशनल प्रॉफिट में से कितना प्रॉफिट करंट ईयर में ट्रांसफर किया जाता है और कितना रिजर्व रखा जाता है, उसके लिए अलग से स्पेसिफिकली नॉर्म्स है कि चलो अप टू 50% है, अप टू 25% है, 50 टू 90 है, 90 से अबाव है, तो कितना प्रॉफिट करंट ईयर में ट्रांसफर किया जाता है, उसके रिगार्डिंग पूरा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे एक लिंक मिल जाएगा, उसके ऊपर से समझ लेना। बट ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट होने वाला है, नोशनल प्रॉफिट वाला। ये बात हुई यूनिट नंबर 2 की। यूनिट नंबर 3 बहुत ही इजी हमारे पास और सिर्फ एक ही टॉपिक कवर किया हुआ है जिसका नाम है इवेंट अकाउंटिंग। जो बड़ी बड़ी इवेंट होती है, इवन तो छोटी छोटी बर्थडे पार्टी भी हो, मैरिज हो या फिर इलेक्शन की कुछ सभा अरेंज करनी है, तो उस टाइम पे जो भी अरेंजमेंट करना रहेगा वो पर्टिकुलर कोई टीम या पर्टिकुलर फर्म या पर्टिकुलर कोई बंदा पूरा ऑर्गेनाइज करेगा। तो ऑर्गेनाइज करने के लिए क्या उनके पास इनकम हो रही है, क्या एक्सपेंस है, उसके रिगार्डिंग आपको यहाँ पे पूछा होगा। तो यहाँ पे उसकी डेफिनेशन देख लो, किसे इवेंट अकाउंटिंग बोलते हैं। टाइप ऑफ इवेंट देख लो, बहुत अलग अलग टाइप की आपके पास इवेंट है, वो टाइप एक बार रिफर कर लो। इवेंट कॉस्ट क्या है, कैलकुलेट होती है, एडमिन में कौन कवर होता है, और मार्केटिंग एंड प्रमोशनल एक्सपेंस। जब भी हम इवेंट कॉस्टिंग का पूरा एक लेक्चर तैयार करते हैं, दैट मींस इवेंट कॉस्ट का एक पूरा प्रोफॉर्मा रेडी करते हैं, तो हमारे पास सबसे पहले आती है इवेंट कॉस्ट। तो कौन सी कॉस्ट है जो इवेंट कॉस्ट में इंक्लूड होने वाली है, कौन सी ऐसी कॉस्ट है जो एडमिन कॉस्ट में ऐड होने वाली है, और कौन सी ऐसी कॉस्ट है जो मार्केटिंग एंड प्रमोशनल एक्सपेंस में। और एट लास्ट इसी टॉपिक में आपको क्या करना रहेगा, कंटीजेंसी देख लेना है। कंटीजेंसी मींस मैं किसी बंदे को सपोज उनके मैरिज के लिए प्रपोजल तो मैंने दे दिया कि चलो भाई आपके टोटल मैरिज के रिगार्डिंग जो भी है प्लस माइनस जो भी है वो एक्सपेंस 15 लाख अराउंड एक्सपेंस होगा। बट यहाँ पे मैं क्या करूंगा, वो फ्यूचर है, 1 या 2 3 4 5 महीने के बाद एक्सपेंस करने वाला हूं मैं, तो उस टाइम पे शायद किसी चीज दैट मींस गुड्स और सर्विस की प्राइस अगर बढ़ गई तो मेरे को लॉस ना हो, तो उसकी वजह से थोड़ा मैं सिक्योर रहूंगा, जिसको हम बोल देंगे कंटीजेंसी। जो कंटीजेंसी गिनी जाती है वो किसके ऊपर गिनी जाती है, तो क्या टोटल कॉस्ट के ऊपर। और एट लास्ट यूनिट नंबर 4 इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यूनिट नंबर 4 स्टॉक ब्रोकर, दैट मींस कोई स्टॉक ब्रोकर है उसकी अकाउंट कैसे प्रिपेयर होता है, तो अकाउंट्स के जो फीचर्स है वो यहाँ पे आपको ध्यान में रखने होंगे। और बुक्स ऑफ अकाउंट में यहाँ पे 2 क्लासिफिकेशन है। फर्स्ट क्लासिफिकेशन है हमारे पास स्टैट्यूटरी बुक्स ऑफ अकाउंट। स्टैट्यूटरी दैट मींस कंपलसरी वो बुक्स ऑफ अकाउंट आपको मेंटेन करनी ही है, बट दूसरे एक पोर्शन है एडिशनल, अगर वो रखो नहीं रखो तो भी चल सकता है। दैट मींस इसको हम एडिशनल को बोल सकते हैं वॉलंटरी बुक्स ऑफ अकाउंट। ये होगा हमारा स्टैट्यूटरी जो एज पर लीगल लॉ के हिसाब से बुक्स रखनी है। कौन से ऐसे बुक्स है, कौन से ऐसे पेपर्स है जो स्टॉक ब्रोकर को मेंटेन करने रहते हैं, उसका लिस्ट एक बार देख लेना। नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिन लोगों का इंटेंशन ओनली एंड ओनली प्रोवाइडिंग फॉर सर्विस है, ना कि उन लोगों का इंटेंशन प्रॉफिट अर्न करना है, तो वो लोग एनजीओ स्टार्ट करते हैं। जब एनजीओ स्टार्ट करते हैं तो एनजीओ किसे बोलते हैं, मीनिंग, फॉर्मेशन, टाइप, क्राइटेरिया फॉर एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। जो प्रपोज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है किसके ऊपर एप्लीकेबल होगा उसका क्राइटेरिया देख लेना है। देन आफ्टर इंपॉर्टेंट क्या है, एनजीओ के जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है उनका इंपॉर्टेंट क्या रहेगा, बुक्स ऑफ अकाउंट कैसे प्रिपेयर किया जाता है और कौन से बुक्स ऑफ अकाउंट का इंक्लूड किया जाता है। एंड लास्ट बैलेंस शीट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के जो शेड्यूल है वो आपको रिफर करने रहेंगे। बैलेंस शीट में अलग अलग पार्ट दिए गए, दैट मींस सोर्सेज ऑफ फंड, एप्लीकेशन ऑफ फंड। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में भी अलग अलग है, इनकम एंड एक्सपेंसेस कौन सी ऐसी मैटर है जो एप्लीकेशन ऑफ फंड, सोर्सेज ऑफ फंड, इनकम, एक्सपेंस में काउंट करेंगे। शेड्यूल आपको याद रखना होगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्या है हमारे पास। यहाँ पे सिलेबस में देखने जाए तो टोटल 1 to 20 अराउंड 20 शेड्यूल है, तो जो भी 20 शेड्यूल है वो लाइन टू लाइन आपको याद रखने रहेंगे। यहाँ पे इंपॉर्टेंटली वो है इसके लिए। ये तो हो गया पूरा। अब ऐसी कुछ बात जहां पे 100% आपको एमसीक्यू मिलने वाला है। स्टार्ट कर दे फर्स्ट टू वन, कंप्लीटेड सर्विस और प्रोपोर्शनेट सर्विस, इसमें से आपको एक एमसीक्यू मिलने वाला है। देन आफ्टर कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑपरेटिंग रेशियो, होटल कॉस्ट शीट। ये 4 टॉपिक मैंने जो टिक किए हुए हैं वो यूनिट नंबर 1 में इसमें से एमसीक्यू होने ही वाला है, कंफर्म है यहाँ पे। देन आफ्टर यूनिट नंबर 2 में हेल्थ केयर इंडस्ट्री में देखने जाए तो इन थियरी वाले पोर्शन में ही डिपार्टमेंट
और ऑपरेटिंग रेशियो, वो एक बार बहुत ही इंपॉर्टेंट 100% है, वो एमसीक्यू आपको मिलेंगे। यस, इसके रिगार्डिंग कैसे ऑपरेटिंग रेशियो फाइंड आउट किया जाता है, इसके रिगार्डिंग आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो एक बार वो 100% आप रिफर कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। रियल एस्टेट में इंक्लूसिव वाला पॉइंट हो सकता है आपके पास, ये लिख लो, है ही ये वाला पॉइंट। तो इसके लिए भी अलग अलग नॉर्म्स है, कितना प्रॉफिट करंट ईयर में ट्रांसफर करना है और कितना प्रॉफिट नेक्स्ट ईयर में लेके जाना है, जिसको हम बोलते हैं रिजर्व प्रॉफिट। तो इसके लिए अलग अलग कंडीशन है। अगर आपका वर्क फिनिश हो गया है लेस देन 25%, 25 to 50, 50 to 90 और मोर देन 90%, तो कितना कैलकुलेट हो सकता है करंट ईयर में प्रॉफिट, इसके रिगार्डिंग भी एक वीडियो लेक्चर है, वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक मिल जाएगा। पहले ये समझ लो, बाद में वीडियो में नीचे डिस्क्रिप्शन में देख लेना, बट ये समझ लो कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देन आफ्टर यूनिट नंबर 3 में टाइप ऑफ इवेंट में से एक एमसीक्यू होने वाला है, कंटीजेंसी के रिगार्डिंग एक एमसीक्यू होने वाला है। ये ऐसे टॉपिक्स है जहां से आपको एमसीक्यू 100% मिलने वाला है। देन आफ्टर स्टॉक ब्रोकर में फीचर्स है, स्टैट्यूटरी एंड एडिशनल, ये तीन टॉपिक एक बार इंपॉर्टेंट रिफर करना, यहां पे से एमसीक्यू होने वाले हैं आपके लिए। एनजीओस की बात करें तो एक क्राइटेरिया आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि क्या क्राइटेरिया है, कितनी कैपिटल होनी चाहिए, तो आप इस क्राइटेरिया में फिट बैठते हो। और एट लास्ट बैलेंस शीट और इनकम एक्सपेंडिचर के जो शेड्यूल है, वो शेड्यूल कौन से नंबर पे कौन सा शेड्यूल आता है और वो शेड्यूल में क्या कवर होता है, वो आपको यहाँ पे याद रखना रहेगा। इतना टॉपिक्स है आपके पास, जो मैंने बोला है उसी तरह से प्रिपरेशन आप करोगे तो आपके लिए बहुत ही बेस्ट लेवल पे एग्जाम जाने वाली है। इसके रिगार्डिंग कुछ छोटा मोटा डाउट्स है तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में शो कर सकते हो। तो ऑल द बेस्ट।